हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की इस क्लास में। आज हम और नए मुद्दे देखेंगे जो मई और जून में करंट में रहे। पहला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, यूएनडीपी से जुड़े जेंडर एवं डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, एसडीजी रैंकिंग्स 2025 भारत, राजस्थान कैश प्लस मॉडल, डब्ल्यूएचओ जीएनएसीसी मेंबरशिप, वेव्स समिट, सेफ हार्बर क्लॉज, अर्बन ब्यूरोक्रेसी में जेंडर इक्विटी। शुरुआत करते हैं। पहला है ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद रखना, यूएनओ नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये यूपीएससी पूछ लेता है। तो चर्चा में है कि भारत की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में रैंकिंग और प्रदर्शन। भारत का प्रदर्शन रहा है 2025 की रैंकिंग में 148 देशों में 131वां। बहुत दयनीय स्थिति में है। तो ये पूछ लेते हैं यूपीएससी। और भारत का स्कोर रहा है 0.644। 2024 में रैंक 129वीं थी, अब 131 हो गई, 2 अंक पीछे चले गए। टॉप देशों की बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री टॉप पे रहते हैं ज़्यादातर। आइसलैंड टॉप पर है, फिनलैंड सेकंड। उनका स्कोर है जो 0.926। हाँ, एक मतलब पूर्ण समानता, तो पूर्ण समानता की स्थिति वहाँ भी नहीं है। अब बात करें कि जेंडर गैप इंडेक्स है ना, वो किस आधार पर निकाला जाता है, तो उसके 4 इंडिकेटर है। एक पहला है आर्थिक सहभागिता और अवसर, दूसरा है शैक्षिक उपलब्धि, तीसरा है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। तो आर्थिक सहभागिता और अवसर में भारत की स्थिति देखें तो भारत का स्कोर है 0.407, बहुत पीछे हैं। जहां आइसलैंड जैसे 0.9 वहाँ है, और एवरेज से भी कम है। भारत का 0.6 कुछ है। तो यहाँ पे आर्थिक सहभागिता और अवसर, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा काम के लिए बाहर निकलती नहीं है, गाँव खासकर ग्रामीण महिलाएं तो केवल घरेलू काम ही संभालती है। तो ये इस आधार पर भारत का स्कोर है 0.407। रैंक है 144। महिला श्रम भागीदारी अभी भी बहुत कम है। वेतन असमानता, अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की अधिकता, औपचारिक क्षेत्रों में बहुत कम है महिलाएं। दूसरे नंबर पर शैक्षिक उपलब्धि, स्कोर 0.971। इसमें भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, 0.971, रैंक 110। महिला साक्षरता और नामांकन में रैंक तो इतनी अच्छी नहीं, पर शैक्षिक उपलब्धि फिर भी स्कोर अच्छा है। ये भारत का सबसे मजबूत क्षेत्र है। फिर है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, स्कोर है 0.954। तो लिंगानुपात, जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है। जन्म के समय लिंग अनुपात अभी भी चिंता का विषय है। राजनीतिक सशक्तिकरण, स्कोर बहुत कम है इसमें। राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाएं को आरक्षण मिला है, उसके बावजूद अभी भी स्थिति दयनीय है, 0.245। अब देखते हैं कि महिला मातृत्व वंदन अधिनियम, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो 2029 से शुरू होगा। लेकिन सबसे कम स्कोर है भारत का राजनीतिक, उसके बाद है आर्थिक, फिर स्वास्थ्य, उत्तरजीविता और शैक्षिक उपलब्धि। तो याद रखना, राजनीतिक में सबसे कम है और उसके बाद इकोनॉमी में भी कमी है। मेंस वैल्यू एडिशन, भारत में जेंडर गैप आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में केंद्रित है, न की शिक्षा में। यूएनडीपी से जुड़े जेंडर एवं डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसमें भारत का स्कोर रहा है 0.403। इसको कौन जारी करता है? जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को यूएनडीपी। पिछला था उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो 172 में 102वां स्थान है। संकेतक मातृ मृत्यु दर, किशोर किशोर प्रजनन दर। कल अपन ने एक देखा था मातृ मृत्यु दर भारत का, उस समय जो एमपी वगैरह, असम, यूपी, वो सबसे टॉप पर थे, जिनका 165 इतना कुछ था। भारत का एवरेज 97 था। तो ये संकेत है कि मातृ मृत्यु दर, किशोर प्रजनन दर, महिला राजनीतिक भागीदारी और श्रम सहभागिता। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ये 4 घटक है, ये 4 इंडिकेटर है, याद कर लेना। मैं मातृ मृत्यु दर, किशोर प्रजनन दर, महिला राजनीतिक भागीदारी, श्रम सहभागिता। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी यूएनडीपी करता है। महिला एचडीआई, इसमें दोनों भारत, महिला और पुरुष दोनों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर को तुलना की जाती है। तो महिलाओं एचडीआई है 0.631 और पुरुष एचडीआई है 0.722। तो ये अंतर अभी स्पष्ट है। फिर आता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, शिक्षा में लिंग समानता मापता है। वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडेक्स, भारत का स्कोर 0.52, मध्यम स्तर का सशक्तिकरण। इन इक्वलिटी एडजस्ट एचडीआई, ये क्या है कि असमानता को शामिल करने पर एचडीआई घट जाता है। मान लो कि भारत का एचडीआई है, फिर उसके आधार पर कितनी असमानता है, असमानता ज़्यादा है तो फिर वो स्कोर घट जाता है। तो भारत में असमानता के कारण एचडीआई में लगभग 30.7% की कमी हो जाती है। तो ये इन इक्वलिटी एडजस्टेड एचडीआई एडजस्ट करता है कि असमानता है कितनी उसके साथ। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स थे, इंडिकेटर थे, जिनमें क्या क्या यूज किए हैं, याद करने हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बात करें एचडीजी रैंकिंग्स 2025 भारत चर्चा में क्यों है? पहली बार भारत टॉप 100 एचडीजी रैंक में आया, पहली बार। तो इस बार फिर पहली बार आए तो यूपीएससी पूछ ही सकता है भारत का स्थान कितना है। भारत की रैंक है 99, कुल रैंक कुल देश 167, स्कोर आया भारत का 67। एसडीजी इंडेक्स क्या है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा ये इसको जारी करता है। और जो भारत 2015 में जो 17
SDG तय किए थे उनका क्या परफॉर्मेंस है देशों का, तो उसके आधार पर ये निकाला जा सकता है। SDG इंडेक्स UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा टॉप देश वही फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। भारत से जुड़े तथ्य लगातार सुधार हुआ है, 2021 में 120वां था, 2022 121। तो यूपीएससी ये भी पूछता है कि लगातार ऐसे वो तथ्य देता था कि भारत में SDG में लगातार सुधार हुआ है, तो याद रखना 2021 के बाद से लगातार सुधार है। रिपोर्ट चेतावनी 2030 तक वैश्विक स्तर पर केवल 17% SDG लक्ष्य ही पूरे हो सकते हैं। जहाँ हमारा टारगेट था 2030 तक SDG लक्ष्य पूरा करना, केवल 17% ही लक्ष्य पूरे हो पाएंगे, अभी भी बहुत कमियाँ हैं। चौथा टॉपिक है राजस्थान कैश प्लस मॉडल, महिलाओं व पोषण से जुड़ा। राजस्थान में कैश प्लस बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन मॉडल का प्रभाव। अब ये कि DBT के में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पैसे दिए जाते हैं, उसके माध्यम से महिलाओं को वो पैसे भेजे जाते हैं, गर्भवती महिलाओं को, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, उसका प्रभाव अच्छा मिला है, परिणाम अच्छे मिले, तो ये एक पूछ सकता है यूपीएससी। प्रारंभिक स्तनपान दर में 49% में वृद्धि हुई है। अब 90% महिलाएं नवजात शिशुओं को अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, गर्भवती महिलाओं में आहार विविधता 49% बढ़ी, तो ये कुछ अच्छे परिणाम रहे। पोषण हेतु नगद उपयोग करने वाली महिलाएं 54% बढ़ी, 54% महिलाएं घरेलू परामर्श के प्रति अधिक सकारात्मक हुआ। तो बहुत सारे अच्छे परिणाम हुए कि स्तनपान में वृद्धि हुई, आहार विविधता में वृद्धि हुई, महिलाएं जागरूक हुई, घरेलू परामर्श लेने लगी। इसमें क्या है कि दूसरी बार माँ बनने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। 2020 में 5 जिलों में पायलट, 2022 में राज्यव्यापी विस्तार किया गया। अब ये कैश प्लस मॉडल है राजस्थान का, और एक केंद्र सरकार की योजना है PM मातृ वंदना योजना, 2017 में शुरू की गई थी। ये केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है। 5,000 नगद सहायता 3 किस्तों में दी जाती है गर्भवती महिलाओं को, कि गर्भावस्था में वेतन हानि की भरपाई, गर्भावस्था में महिलाएं काम नहीं कर पाती, तो उस वेतन हानि की भरपाई के कारण जो उनको फूड वगैरह, स्तनपान वगैरह वहाँ कमी ना आए, तो उनको वेतन दिया जाता है। और मात्र इसका परिणाम ही रहा है कि मात्र शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। पात्रता 19 वर्ष या उससे अधिक, पहला जीवित जन्म। अब ये याद रखने वाला है, यूपीएससी ये पूछ सकता है कि जो कैश प्लस मॉडल में है उसमें दूसरी बार माँ बनने पर भी दिया जाता है, जबकि इसमें केवल पहला जीवित जन्म है, पहली बार। SDG से जुड़ी योजनाएं, SDG 2, 3, 5। WHO की GNACC मेंबरशिप, उसको कोझिकोड सिटी है जो केरल की, उसको शामिल किया गया है। ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटी, GNACC, इसमें शामिल किया है। इसका शुरुआत 2010 में की गई थी। बुजुर्गों के लिए अनुकूल शहरी ढांचा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, सामाजिक सहभागिता, इनके आधार पर किसी शहर को शामिल किया जाता है। तो कोझिकोड शहर बना। पिछली बार लिटरेचर के लिए ये शहर वो नॉमिनेट हुआ था, और ये WHO की है, तो ये याद रखना, जो ये WHO की है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए और दे देंगे। वेब समिट हुई थी मुंबई में इस साल 2025 में। ऑरेंज इकोनॉमी चर्चा में, ये ऑरेंज इकोनॉमी वाला, प्रधानमंत्री द्वारा ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने। ऑरेंज इकोनॉमी है क्या? जिसमें रचनात्मकता, संस्कृति, बौद्धिक संपदा, ये फिल्म, संगीत, डिजाइन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, रोजगार और आर्थिक विकास का नया स्रोत। अभी की बात करें तो डिजिटल क्षेत्र में, जहाँ डिजिटल हर क्षेत्र में हर जगह पहुंच रहा है, और ये इस GDP ग्रोथ का भी एक माध्यम बन चुका है, जब क्योंकि भारत का सेवा सेक्टर तो है ही वृद्ध, तो इसके लिए ऑरेंज इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है भारत के लिए। सेफ हार्बर क्लॉज IT एक्ट का। सेफ हार्बर रूल्स होते क्या हैं कि सरकार ऐसी जो प्लेटफॉर्म है जो कानूनों का पालन करते हैं ना, उनको ये दिया जाता है सेफ हार्बर, कि अगर आप कानूनों का पालन कर रहे हैं और कोई भूलवश ऐसी गलती हो जाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो आपको वो फिर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। तो ये है सेफ हार्बर क्लॉज। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नियमों की समीक्षा, IT एक्ट 2000 की धारा 79, प्लेटफॉर्म को यूजर कंटेंट की जिम्मेदारी से सुरक्षा, शर्त सरकार के नियमों का पालन। तो अब क्या सरकार सेफ हार्बर देती थी प्लेटफॉर्म्स को, अब कहा है कि उन नियमों की समीक्षा होगी। और 8वां टॉपिक है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम होते हैं उनको सहायता, कैशलेस इलाज के लिए 1.5 लाख तक रुपए, और गोल्डन आवर में जीवन रक्षा, जिस समय वो बचाए जा सकते हैं, वो उनके लिए गोल्डन आवर होता है। नेशनल हेल्थ NHA द्वारा क्रियान्वयन किया जाए इसका। फिर अर्बन ब्यूरोक्रेसी में जेंडर इक्विटी स्थिति, 73वां 77 संशोधन, उसमें जो पंचायती राज और अर्बन शहरी बॉडीज़ हैं उनमें आरक्षण दिया गया था 33%, और ये अनिवार्य था। दो पंचायती राज और 74वें संविधान संशोधन में 2 चीज़ें थी, एक अनिवार्य थी कुछ राज्यों के लिए, और कुछ चीज़ें थी वैकल्पिक। तो ये 33% आरक्षण एक अनिवार्य व्यवस्था थी। प्रशासनिक, पुलिस, इंजीनियर में कम प्रतिनिधित्व, यानी वहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया, पर अभी ब्यूरोक्रेसी में इतना अभी भी महिलाओं की प्रतिनिधित्व कम है।
समस्या क्या है कि कार्य जीवन संतुलन, वो घर का काम करना पड़ रहा है, वहाँ पढ़ाई के लिए उनको समय नहीं मिल पाता, तैयारी नहीं कर पाती, कंपटीशन तो बड़ा ही है तो वो कर नहीं पा रही संतुलन। शहरी सुरक्षा सुरक्षा का भी सवाल है। जेंडर बजटिंग का सीमित प्रभाव, जेंडर बजटिंग जो एक महिलाओं के लिए पहल की गई थी बजट के विशेष योजनाओं पर ध्यान, पर उसका इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं है। जेंडर रिस्पॉन्स बजटिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, सुरक्षित शहरी अवसंरचना, ये कुछ उपाय हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं, रिपोर्ट इंडेक्स वगैरह अच्छे से याद करना। थैंक यू।